एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं मिसलिनियस के एग्जांपल्स। अब अगर कोई इस वीडियो को इसी साल देख रहा है तो उसने नोटिस किया होगा कि मैं बाइनरी ऑपरेशंस नहीं डाल रहा हूँ, और उसका कारण ये है कि वो 3 साल से डिलीट हो रहा है। इस साल भी वो डिलीट हुआ है, तो उसका डालने का अभी कोई लॉजिक नहीं है। अगर अभी आगे कभी फ्यूचर में वो आएगा तो इसी प्लेलिस्ट में मैं ऐड कर दूँगा। आप प्लेलिस्ट को फॉलो करो तो ज़्यादा अच्छा है। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में। जिस भी साल वो आएगा मैं 2-3 वीडियो जितनी भी बनेंगी उसकी वो मैं प्लेलिस्ट के बीच में ही डाल दूँगा, ठीक है। तो आज मिसलिनियस के एग्जांपल्स करेंगे सारे, और नेक्स्ट वीडियो में मिसलिनियस एक्सरसाइज करेंगे। और मैं सोच रहा हूँ इस साल के बच्चों के लिए ऑब्जेक्टिव वाली वीडियोस भी लाऊं, जिनमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव हों, जो जो आपके चैप्टर्स आ रहे हैं, टॉपिक्स आ रहे हैं, सिर्फ उनके। तो अगर आपको उनमें से कुछ भी चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे बताओ, और मैं उसके ऊपर वीडियो ले आऊँगा बहुत जल्द, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहला एग्जांपल देखते हैं। सबसे फर्स्ट एग्जांपल हमारा एग्जांपल 41, वो ये कह रहा है कि इफ़ R1 एंड R2 आर टू इक्विवेलेंस रिलेशंस इन अ सेट A। इसका मतलब एक सेट है A जिसके ऊपर हमने दो रिलेशन बनाए हैं और दोनों के दोनों इक्विवेलेंस हैं। इक्विवेलेंस मतलब वो रिफ्लेक्सिव भी हैं, वो सिमेट्रिक भी हैं, वो ट्रांजिटिव भी हैं। तो हमें शो करना है कि जो ये वाला रिलेशन होगा R1 इंटरसेक्शन विद R2, जब हम इसका करते हैं तो जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो जो रिलेशन होगा वो भी इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ये शो करना है। तो ये बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। मिसलिनियस के क्वेश्चंस जो होते हैं वो दिखने में मुश्किल लगते हैं, लेकिन अगर आपने एक बार समझ लिया या एक बार खुद थोड़ा सोचा तो आपको लगेगा कि बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो पहले मैं इसको बोर्ड पे कॉपी कर रहा हूँ और फिर आपको डिटेल में समझाता हूँ। तो ये कर लिया मैंने क्वेश्चन कॉपी। अब ध्यान से सुनो, हमें शो करना है कि R1 इंटरसेक्शन R2 जो रिलेशन होगा वो इक्विवेलेंस होगा। सही है बात। तो हम ये भी तो शो कर सकते हैं कि R1 R2 रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होगा। अगर हमने ये 3 चीज़ें शो कर दी तो इक्विवेलेंस तो वो हो ही जाएगा, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। अब देखो R1 इंटरसेक्शन R2 में सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ एक बार रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अब देखो R1 इंटरसेक्शन R2 में अगर कोई भी एक एलिमेंट आ रहा है जो कुछ ऐसा है A, तो वो रिफ्लेक्सिव होगा, इतना तो हमें पता है। अगर ऐसा कोई भी एलिमेंट आ रहा है R1 इंटरसेक्शन R2 में, तो ये वाला जो हमारा रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव होगा, इतना तो आपको पता है। लेकिन अब मेरे को एक चीज़ बताओ आप कि R1 जो है, सिर्फ R1 वाला जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है, ये बात हमें पता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि हर A, इसमें आता है R1 में। क्यों आता है? क्योंकि रिफ्लेक्सिव है R1। सिमिलरली R2 भी हमारा रिफ्लेक्सिव है। R2 हमारा रिफ्लेक्सिव है, इसका मतलब A, R2 में भी आता है। A ही क्यों ले रहा हूँ मैं? क्योंकि सेट A है। सेट A में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनके पेयर उन्हीं के साथ सारे के सारे इसमें आएंगे। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है कि अगर कोई भी एक सेट है जिसके अंदर 1 2 3 4 है या कुछ भी ऐसा है, तो 1 1 2 2 3 3 4 4 ये चारों के चारों आने चाहिए, तभी जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस हो सकता है, ठीक है ना। तो यहीं पर यही बात है सिंपल सी कि अगर R1 इक्विवेलेंस है मतलब R1 रिफ्लेक्सिव है, तो मतलब ये R1 में आता है। सिमिलरली ये R2 में भी आता है क्योंकि वो भी रिफ्लेक्सिव है, और अगर ये इन दोनों में आते हैं तो इन दोनों के इंटरसेक्शन में भी आते हैं। सिंस A, बिलोंग्स टू R1 एंड R2, देयरफॉर A, बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। ये बात ठीक है, इसमें ये बिलोंग करता है, और क्योंकि ये बिलोंग करता है तो मतलब देयरफॉर R1 इंटरसेक्शन R2 इज़ रिफ्लेक्सिव। ये आपने प्रूव कर दिया, ठीक है। अब सिमेट्रिक को देखो। सिमेट्रिक भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। पहले सुनेंगे फिर बताऊंगा मैं आपको। एक आप मेरे को बात बताओ, अगर मैं कोई एक एलिमेंट लेता हूँ A, B, जो कि R1 इंटरसेक्शन R2 में आ रहा है,
बात ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि a कॉमा बी जो है वो R1 में भी आएगा अलग से, और a कॉमा बी R2 में भी आएगा। इसका मतलब यही तो होता है, अगर हम इसका इंटरसेक्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि a कॉमा बी इसके इंटरसेक्शन में आता है, इसका मतलब R1 में भी आता है, R2 में भी आता है। ये बात ठीक है। अब क्योंकि R1 जो है और R2 जो है वो दोनों के दोनों सिमेट्रिक हैं, ये क्वेश्चन में ही हमें गिवन है, वो दोनों सिमेट्रिक हैं, इसका मतलब b कॉमा a हमारा R1 में आता है और b कॉमा a हमारा R2 में भी आता है, क्योंकि ये दोनों सिमेट्रिक हैं भाई, सिमेट्रिक हैं तो ये दोनों आएंगे ही। अब ये दोनों इन दोनों में आते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि b कॉमा a जो है वो R1 इंटरसेक्शन R2 में भी आता है। अगर b कॉमा a कोई एक एलिमेंट है हमारा, वो R1 में भी आ रहा है और R2 में भी आ रहा है, तो R1 इंटरसेक्शन R2 में भी आएगा, वो उन दोनों में कॉमन है, क्योंकि जो कॉमन चीज़ें होती हैं वही आती हैं, तो ये इसमें आएगा, इसलिए ये सिमेट्रिक भी है। अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं, बहुत ही ज़्यादा आसान, ध्यान से सुनना, बिल्कुल एक बार ध्यान से सुनो, बिल्कुल समझ आ जाएगा। लेट करो कि कोई दो एलिमेंट हैं AB और BC, ये दोनों हमारे R1 इंटरसेक्शन R2 में आ रहे हैं, ठीक है। अगर आप ये चीज़ लेट नहीं करते, अगर किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत आ रही है तो अगर आप ये चीज़ लेट नहीं करते ना, तो पता क्या होगा, तो इसका मतलब ट्रांजिटिव का जो टेस्ट है वो ही स्टार्ट नहीं हो सकता, क्योंकि ट्रांजिटिव का टेस्ट क्या कहता है कि ये दोनों चीज़ें तो आनी ही चाहिए, जो ये दोनों एलिमेंट्स हैं ये तो आने ही चाहिए, तभी ट्रांजिटिव का हम टेस्ट स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप कह रहे हो कि इनमें से एक ना आए, तब भी ये ट्रांजिटिव होगा, क्योंकि टेस्ट ही स्टार्ट नहीं हो सकता। अब लेट करते हैं कि ये दोनों आते हैं, इसका मतलब क्या होगा कि a कॉमा बी और b कॉमा सी, ये जो दो एलिमेंट्स हैं ये R1 में भी आएंगे, और a कॉमा बी b कॉमा सी R2 में भी आएंगे। इसका मतलब यही होगा कि ये R1 में भी है और R2 में भी है, दोनों में है, तभी उनके कॉमन पार्ट के अंदर ये आ रहा है, दोनों में है, ठीक है। अब देखो, क्योंकि R1 एक ट्रांजिटिव रिलेशन है, इसका मतलब क्या होगा कि अगर a भी आ रहा है, b c आ रहा है, तो a c उसमें आएगा ही आएगा, क्योंकि वो ट्रांजिटिव है। सिमिलरली अगर R2 भी ट्रांजिटिव है, तो अगर उसमें a भी आ रहा है और b c आ रहा है, तो a c आएगा। अब a c R1 में भी आ गया, a c R2 में भी आ गया, इसका मतलब a c जो है वो कॉमन है, R1 और R2 में कॉमन है, तो R1 इंटरसेक्शन R2 में भी आएगा, वो इसमें आएगा। इसीलिए क्या कहते हैं कि ये हमारा ट्रांजिटिव भी हो गया। आई होप बात क्लियर होगी। अगर किसी को भी दिक्कत है कमेंट करके पूछो, मैं यहीं पर बैठा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं 42 कह रहा है लेट R बी अ रिलेशन ऑन सेट A। एक सेट है A, उसके ऊपर एक रिलेशन हमने डाला R ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। यहाँ पर आपको बात बहुत ध्यान से सुननी है, ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। एक ऑर्डर्ड पेयर को हम दूसरे ऑर्डर्ड पेयर से रिलेट कर रहे हैं, ठीक है, और उसकी कंडीशन क्या है कि x कॉमा वाई जो है वो u कॉमा वी से तभी रिलेटेड होगा जब एक्स वी इज इक्वल्स टू वाई यू होगा। शो दैट R इज़ एन इक्वलेंस रिलेशन। कॉपी करता हूँ और फिर आपको समझाता हूँ डिटेल में। तो ये रहा एग्जाम्पल 42 आपकी स्क्रीन पे। अब इसमें ध्यान से सुनना, आपने अब तक जितने भी रिलेशंस पढ़े हैं वो कैसे होते हैं कि हमने A को रिलेट कर दिया B से, C को रिलेट कर दिया D से, 1 को रिलेट कर दिया A से, ऐसे ही कुछ पढ़ते थे ना आप। मगर ये रिलेशन कुछ ज़्यादा हाई लेवल का है और बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए ही बनाया गया है। इसमें क्या है, इसमें आपका एक जो ऑर्डर्ड पेयर है वो दूसरे ऑर्डर्ड पेयर से रिलेटेड है। इसका मतलब एक्स वाई जो है वो रिलेटेड है, रिलेटेड को ऐसे भी लिखते हैं, बीच में आर, आप कैपिटल आर लिखते हो, यू वी के, और वो रिलेशन की हमें कंडीशन दे रखी है एक्स वी इज इक्वल्स टू वाई यू। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये नहीं है कि x हमारा y से रिलेटेड है, u हमारा v से रिलेटेड है। इसका मतलब ये नहीं है। ऑर्डर्ड पेयर को, मतलब इस पेयर को हम एक पेयर को दूसरे पेयर से रिलेट करा रहे हैं हम। अभी तक हम एलिमेंट टू एलिमेंट करते थे, अब हम पेयर टू पेयर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये बात आपको समझ आ गई। अब शो करो कि ये इक्विवेलेंस होगा। तो इक्विवेलेंस के तो आपने बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हो, आप कैसे शो करते हो। इक्विवेलेंस के लिए सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव प्रूफ करेंगे। रिफ्लेक्सिव में क्या होगा कि अगर a कॉमा ए या फिर a कॉमा बी कुछ भी
ये खुद ही से रिलेटेड होगा ना, ए कॉमा बी खुद ही से रिलेटेड होगा। ए कॉमा बी क्यों लिया सबसे पहले, तो अगर किसी को डाउट आ रहा तो मैं फिर बात कह रहा हूँ कि इस बार ए कॉमा ए नहीं होगा। क्यों? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। क्यों ऐसा हम नहीं कर रहे? इस ए कॉमा ए का मतलब होता था कि ए खुद ही से रिलेटेड है, ठीक है बात। यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर को ऑर्डर्ड पेयर से रिलेट कराना है, तो इसका मतलब ए बी या ए सी या ए डी एक्स वाई कुछ भी जो भी ऑर्डर्ड पेयर है वो खुद से रिलेटेड होगा, एलिमेंट टू एलिमेंट नहीं होगा। इसलिए मैंने क्या करा, मैंने ऑर्डर्ड पेयर को नहीं लिखा, मैंने मतलब एलिमेंट को नहीं लिखा, मैंने ऑर्डर्ड पेयर को लिखा और उसको मैं खुद से रिलेट करा रहा हूँ। अब इसकी कंडीशन क्या है, आपको पता है कि जो सबसे पहला एलिमेंट है हमारा x, वो हमारा v से मल्टीप्लाई होगा, तो मतलब a हमारा b से मल्टीप्लाई होगा और ये इक्वल होना चाहिए b a से, तो ये तो होता ही है, ये इसकी कंडीशन है ना। ये देखो ऊपर एक्स वी इज इक्वल्स टू वाई यू, यहाँ पर अगर है तो यहाँ पर x की जगह पे a था, y की जगह पे b था, u की जगह पे a था, v की जगह पे b था, तो उसकी वैल्यू मैंने इसमें डाल दी। और क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं? यहाँ पर आप लिख सकते हो विच इज़ ट्रू, ये ट्रू है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिफ्लेक्सिव होगा। अब सिमेट्रिक देखो, सिमेट्रिक क्या कहता है कि अगर a कॉमा बी रिलेटेड है c कॉमा डी से, ऐसे ही तो होता था, अगर a रिलेटेड है b से तो b भी रिलेटेड होना चाहिए a से। सिमेट्रिक की कंडीशन यही थी ना। तो यहाँ पर a एलिमेंट है मगर यहाँ पर क्या है, एक पेयर। तो मैंने क्या किया, अगर ए बी सी डी के रिलेटेड है तो हमें प्रूव करना है कि सी डी जो है वो भी ए बी के रिलेटेड होगा, ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। अब सबसे पहले इस चीज़ को देखो और इससे जो कंडीशन बनती है वो निकालो। अगर ये दोनों आपस में एक दूसरे के रिलेटेड हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि ए डी इज़ इक्वल्स टू बी सी होगा, ये बात ठीक है। अब अगर हमें इस चीज़ को ट्रू प्रूव करना है तो इसकी कंडीशन क्या होगी, सी बी इज इक्वल्स टू डी ए। तो ये चीज़ तो हमें गिवन है, यहाँ पर आप लिख सकते हो गिवन या ऑब्वियस कुछ भी, और ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। अब ये तो प्रूव इसी से हो गया। आप यहाँ देखो ना, यहाँ सी बी है यहाँ बी सी है, कोई फ़र्क पड़ता है? आगे पीछे करने में क्या फ़र्क पड़ता है? इसको मैं बी सी कर देता हूँ, इज इक्वल्स टू डी ए है ना, इसको मैं ए डी लिख देता हूँ, विच इज़ ट्रू लिख दो सीधा। ये चीज़ ट्रू है क्योंकि ऊपर ही हमें गिवन ही है, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी होगा। तो अब बस ट्रांजिटिव प्रूफ करना है और ये इक्वलेंस प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। ट्रांजिटिव को देखते हैं, मगर उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि अगर ये वीडियो आपको अब तक पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक कर दो यार, मैं भी थोड़े लाइक तो डिज़र्व करता ही हूँ एटलीस्ट, ठीक है। तो और अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट करो, अभी तो मैं वैसे ही खाली बैठा हूँ तो ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा मैं। और चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। और नीचे टाइम स्टैम्प्स हैं, अगर किसी को किसी भी क्वेश्चन पे स्किप करना है तो वो इजीली स्किप कर सकता है, वहाँ से चैप्टर्स भी बने हुए हैं वीडियो के नीचे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब ट्रांजिटिव देखते हैं। ट्रांजिटिव सबसे पहले टेस्ट कब स्टार्ट हो सकता है कि लेट करो ए कॉमा बी रिलेटेड है सी कॉमा डी के और सी कॉमा डी रिलेटेड है ई कॉमा एफ के। ये चीज़ हमें गिवन होती है ट्रांजिटिव में, तो हमें प्रूव करना होता है टू प्रूफ ए कॉमा बी रिलेटेड होगा ई कॉमा एफ के। अगर ये चीज़ हो जाती है तो ट्रांजिटिव प्रूव हो जाएगा। और ट्रांजिटिव क्योंकि ये है, हमें शो करना है सिर्फ, तो ये प्रूव कर रहा है। अब देखो सबसे पहले ये जो दो चीज़ें हैं इनसे क्या क्या इक्वेशन हमारे पास आएंगे, ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, ये आएगी ना, सी ई लगता है मेरा लेकिन ऐसा है। और इससे हमारे पास क्या इक्वेशन आएगी, सी एफ इज इक्वल्स टू डी ई, ये बात ठीक है। अब इन दोनों का यूज़ करके हमें क्या निकालना है कि ए एफ जो है वो इक्वल होगा बी ई के। इसकी कंडीशन है, जो कि इसकी कंडीशन जब हम ट्रू प्रूफ करेंगे तभी ये रिलेटेड होंगे आपस में। तो इन दोनों का यूज़ करके आपको ये चीज़ प्रूव करनी है, तो करते हैं। देखो ए डी इज इक्वल्स टू बी सी है, मैं क्या कर रहा हूँ इस समय, अगर मैं बोलूँ कि ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है
तो मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ दोनों को, मल्टीप्लाइंग बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। तो इससे क्या होगा, ADCF, लेफ्ट हैंड साइड वाले लेफ्ट हैंड आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, राइट वाले राइट से हो जाएंगे, ठीक है। तो ADCF इज इक्वल्स टू BCDE आ गया, ठीक है बात, बिल्कुल। अब देखो यहाँ पर C है, C से C कट गया, D से D कट गया, बचा क्या, AF इज इक्वल्स टू BE। यही बात है ना, अगर मैं लिख दूँ 3 × 2 इज इक्वल्स टू 5 × 2, लिख दिया मैंने, कुछ गलती नहीं कह रहा मैं। तो प्रूफ कैसे होगा, ये गलत है। हम 2 को 2 को कट करेंगे और कहेंगे कि यार ये तो प्रूफ 3 और इज इक्वल्स टू 5 होता ही नहीं, तो फिर ये गलत है। लेकिन इस केस में हमारे पास ये चीज़ आई है, और क्या ये चीज़ ट्रू है, बिल्कुल, क्योंकि ये यहाँ पर भी थी। तो ये क्योंकि इक्वल आ गया इसके, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव है, और इसका मतलब ये इक्विवेलेंस भी है। आप नीचे लाइन लिख सकते हो, सिंस दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, हेंस दिस रिलेशन इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 43 हमें क्या कह रहा है, लेट x बी अ सेट, एक बहुत बड़ा सेट दे दिया, 1 से लेकर 9 तक सारे इंटीजर्स हैं इसमें। R1 एक रिलेशन है एन x सेट पे, गिवन बाय एक डेफिनेशन गिवन है कि x और y आपस में तभी रिलेटेड होंगे जब x माइनस वाई 3 का मल्टीपल होगा या फिर डिविजिबल बाय 3 होगा, बात एक ही है। एक और रिलेशन गिवन है R2, जो कहता है कि x और y आपस में तभी रिलेटेड होंगे जब x और y या तो इस सेट से निकले या इस सेट से या इस सेट से। इसका मतलब आप इस सेट से कोई भी 2 नंबर निकाल लो, 4 और 1 कोई भी निकाल लिए, तो ये दोनों जो हैं ये x और y में बैठ सकते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने x को माना 1, y को माना 2, नहीं। अगर x और y दोनों के दोनों इस सेट से हैं तो भी ठीक है, इस सेट से हैं तो भी ठीक है, इस सेट से हैं तो भी ठीक है। जितने पेयर बनते हैं सारे के सारे R2 में डाल दो। उन लोगों ने ये कहा पेयर तो काफ़ी सारे बन सकते हैं। देखो सबसे पहले तो इसके अंदर ही कितने पेयर बन सकते हैं, हम इन दोनों को उठा सकते हैं, हम 4 और 7 को उठा सकते हैं, हम 7 और 1 को उठा सकते हैं, ठीक है ना। फिर इसमें भी हम यही चीज़ सेम कर सकते हैं, इसमें भी, तो काफ़ी सारे पेयर्स बन सकते हैं, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि इन ये पेयर्स जो है ना, शो दैट R1 इज इक्वल्स टू R2। अब एक बात मैं आपको सबसे पहले प्रूफ बताना चाहूँगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही ज़्यादा, सुन लेना। ये बात ऐसी है कि अगर आपको किसी भी सेट को, किसी भी 2 सेट को आपस में एक दूसरे के इक्वल प्रूफ करना होता है, या किसी भी 2 रिलेशन को आपस में इक्वल प्रूफ करना होता है, तो आपको 2 चीज़ें करनी पड़ती हैं। पहली चीज़, आपको प्रूफ करना होता है कि जो पहला रिलेशन या सेट है वो सबसेट है या फिर इक्वल है दूसरे के, और जो दूसरा है वो भी सबसेट है या इक्वल है पहले के। अगर ये 2 चीज़ें आपने कर ली तो आपका आंसर आ जाएगा, और इनके बिना आंसर आएगा भी नहीं। ये 2 चीज़ें आपको करनी ही पड़ती हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पर R1 इज इक्वल्स टू R2 प्रूफ करना है। इसका मतलब सबसे पहले मैं R1 को सबसेट या फिर इक्वल प्रूफ करूँगा R2 के, और फिर R2 को सबसेट या इक्वल प्रूफ करूँगा R1 के। अगर ये चीज़ हो जाती है तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ये बहुत ही ज़्यादा बच्चों वाला है, ठीक है। आप एक बात सुनो, ये थ्योरी क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें आपको कुछ सॉल्व वॉल्व नहीं करना पड़ता, ठीक है। थ्योरी क्वेश्चन है ये, तो MCQ वाले पेपरों में तो नहीं आएगा, लेकिन आगे अगर कोई देख रहा है तो समझा देता हूँ मैं। यहाँ पर आपको करना क्या है, सबसे पहले आप ये सोचो कि अगर x और y की R2 में कौन सी वैल्यूज़ हो सकती हैं। कुछ भी अगर वैल्यू होगी ना, यहाँ पर आप इससे उठा लो, आप इससे उठा लो, आप इससे उठा लो, किसी भी सेट से आप 2 नंबर्स उठाओगे ना, वो दोनों को जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे उनका जो डिफरेंस होगा वो 3 का मल्टीपल होगा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आप क्या कह रहे हैं, आपको ये कह रहे हैं नोट द कैरेक्टरिस्टिक्स सेट ऑफ दिस। अगर हम कोई भी 2 नंबर उठाते हैं, इन तीनों में से कोई भी 2 नंबर, तो वो उनका डिफरेंस जो है वो 3 का मल्टीपल होगा। इसीलिए जो R1 है वो हमारा सबसेट हो गया R2 के। ऐसा क्यों हुआ मैं बताता हूँ। R1 R2 का सबसेट इसलिए हुआ ना, एक सेकेंड, क्योंकि R1 के जितने भी एलिमेंट्स हैं, R1 के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे R2 में आएंगे। क्यों आएंगे, ध्यान से देखो। सबसे पहले तो जो सेट है हमारा वो 1 to 9 है, और R2 भी यही कह रहा है कि 1 4
7, 2, 5, 8 और 3, 6, 9, इसने भी 1 to 9 वाले एलिमेंट्स ही लिए हैं। तो इसका मतलब R1 जो है वो R2 का सबसेट होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि R1 की कंडीशन है डिविजिबल बाय 3 हो, R2 में भी यही है। R2 काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड टर्म है, वो कह रहा है डिविजिबल बाय 3 हो, इसलिए R1 जो है वो सबसेट हो चुका है। R1 का हर एलिमेंट R2 में होगा। और इसी बात से हम ये भी कह सकते हैं कि R2 भी R1 का सबसेट है। क्यों? क्योंकि यार वही बात है ना, R2 के जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी मतलब एलिमेंट्स हैं, वो सारे के सारे R1 में होंगे, क्योंकि उनका जो सेट है वो तो सेम ही है ना। नंबर जो एलिमेंट्स हैं वो 1 to 9 ही है, इसमें भी और उसमें भी। इसका मतलब क्या होगा कि R2 R1 का सबसेट है। अगर ये दोनों चीज़ें हो गई तो R1 = R2 हो गया। ये थ्योरी क्वेश्चन है, आप रीड करो, कोई दिक्कत आती है मैं समझाऊंगा, ठीक है। 44 देखते हैं। 44 में क्या कह रहा है? लेट f बी अ फंक्शन फ्रॉम x to y, डिफाइन अ रिलेशन r in x given by this, एग्जामिन वेदर दिस इज़ एन इक्वलेंस और नॉट। ये बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन, फिर से कॉपी करता हूँ। तो ये कर लिया मैंने 44 एग्जाम्पल कॉपी। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं देखो, सबसे पहले मैं रिलेशन को कॉपी कर रहा हूँ। रिलेशन हमें कहता है a, b इसमें तभी आएगा जब f of a इक्वल होगा f of b के। ये क्या बात कह दी आपने? f of a इक्वल होगा f of b के, तो फिर ये एक फंक्शन कैसे बनेगा? अगर f of a और f of b आपस में इक्वल हो जाएंगे तो ये फंक्शन बन ही नहीं पाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या कह रखा है कि ये एक रिलेशन है, फंक्शन तो कहा ही नहीं, ठीक है। सबसे पहली बात, अब वो सब छोड़ो यार, तुम मुझे ये बताओ कि अगर f of a f of b के इक्वल होगा तभी a और b आपस में रिलेटेड होंगे, ठीक है। ये बात समझ आ गई। अब हमें इक्वलेंस शो करना है, तो सबसे पहले क्या करना है? रिफ्लेक्सिव की बात करनी है। रिफ्लेक्सिव में क्या है? अगर a, आता है इसमें तो ठीक है। तो यही प्रूफ करेंगे, कैसे आएगा? हमें पता है कि यार f of a is equals to f of a for all a belonging to x set। आप x सेट में से, सॉरी r लिख दिया मैंने, x सेट में से कितने भी आप a उठा लो, f of a तो इक्वल ही आएगा, उनका आउटपुट सेम ही होगा, क्योंकि ऊपर एक फंक्शन हमें गिवन है। फंक्शन है तो आउटपुट एक ही होगा, सिंगल आउटपुट, और सेम होगा वो, तो इसलिए ये रिफ्लेक्सिव होगा। ये चीज़ ट्रू है यार, हमें पता है। यहाँ पर आप लिखो सिंस f of a is equals to f of a for all a belonging to x, therefore this is reflexive। अब सिमेट्रिक की बात करो, क्या इतना ही करना है इसमें? बिल्कुल इतना ही करना है, मैं कोई कम नहीं करा रहा आपको। आपने अगर इतना लिख दिया, आपके पूरे नंबर हैं। ये क्वेश्चन 2 नंबर में भी नहीं आते, ठीक है। इक्वलेंस ही तो शो करना है, ऐसे क्वेश्चन कहाँ आते हैं आजकल। सिमेट्रिक की बात करते हैं। सिमेट्रिक क्या कहता है कि अगर ए बी आ रहा है तो शो करो बी ए भी आएगा। तो अगर ए बी आ रहा है इसका मतलब क्या है? एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इक्वल है। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि एफ ऑफ बी जो है वो एफ ऑफ ए के इक्वल है? और क्योंकि मैं ये कह सकता हूँ, इसका मतलब क्या होगा? बी ए के रिलेटेड है और बी ए जो है वो आर के अंदर आएगा। आर के अंदर आने की कंडीशन क्या है बी और ए की? कि एफ ऑफ बी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए होना चाहिए, और वो तो हमें पहले ही गिवन था, क्योंकि ए बी आर है ऑलरेडी। तो एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी इक्वल होंगे ही होंगे यार, तभी तो वो आ रहा है। और क्योंकि ये इक्वल है तो बी कॉमा ए भी आ जाएगा, ठीक है। अब ट्रांजिटिव देखते हैं। ट्रांजिटिव क्या कहता है कि अगर ए कॉमा बी आ रहा है और बी कॉमा सी भी आ रहा है आर के अंदर, तो शो करो कि ए कॉमा सी भी आएगा आर के अंदर, ठीक है। तो अगर ए कॉमा बी आ रहा है और बी कॉमा सी आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी है, ठीक है ना। और बी कॉमा सी आ रहा है, इसका मतलब क्या है? एफ ऑफ बी जो है वो एफ ऑफ सी के इक्वल है। अब क्योंकि एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इक्वल है, एफ ऑफ बी एफ ऑफ सी के इक्वल है, दिस इम्प्लाइज दैट एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ सी है। और क्योंकि ये चीज़ है, इसका मतलब ए कॉमा सी रिलेशन में आ रहा है। आसान था ना? बिल्कुल आसान था। फर्स्ट चैप्टर मेरे को लगता है काफ़ी ज़्यादा आसान है, कई बच्चों को पता नहीं क्यों मुश्किल लगता है। कुछ यूट्यूबर्स ने इसको मुश्किल दिखा दिया, लेकिन होता ये नहीं है बिल्कुल भी, बहुत ही आसान क्वेश्चन चैप्टर है। आपने सब कुछ 11th में ही पढ़ लिया है, यहाँ तो बस आपको दोबारा वही चीज़ पढ़ा रहे हैं। 11th में आप रिलेशंस एंड फंक्शंस पूरा पढ़ चुके हो।
तो दिक्कत आएगी भी क्यों। 45th एग्जाम्पल मैं अभी छोड़ रहा हूँ, क्यों? क्योंकि वो बाइनरी ऑपरेशंस का है जो कि इस साल नहीं आ रहा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि अगर आप उस साल में पढ़ रहे हो जिसमें बाइनरी ऑपरेशंस आ रहा है, तो तब तक मैंने एक वीडियो सेपरेट बनाई दी होगी उसके ऊपर, जिसका कोशिश करूँगा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ थोड़े समय बाद, नहीं तो प्लेलिस्ट आप फॉलो करो, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 46th एग्जाम्पल पे। 46th एग्जाम्पल क्या कह रहा है? फाइंड द नंबर ऑफ ऑल 1 1 फंक्शंस फ्रॉम सेट ए टू इटसेल्फ। मतलब सेट ए के ऊपर ही हमने एक फंक्शन बनाया है और हमें बताना है, सारे फंक्शन जितने भी बन सकते थे बना लिए, और हमें बताना है ऐसे कितने फंक्शन हैं जो 1 1 है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, गिनती मारना है, कोई भी फॉर्मूला नहीं होता इसका, सीधा गिनती मारेंगे, ठीक है। बोर्ड पे लेके चलता हूँ आपको। तो सबसे पहले तो हम एक फंक्शन बनाते हैं जो कि सेट ए से उसके ऊपर ही जा रहा हो। तो मान लेते हैं ये हमारा सेट ए है, 1 2 और 3 इसके अंदर हैं जैसा कि गिवन था, और इसके ऊपर ही हमें वो बनाना है। ओ मैं रब भी कर सकता हूँ, वाह, मुझे लगा कि हम इस फ़ोटो के ऊपर नहीं लिख सकते, लेकिन वाइट चल रहा है। ओके, बैक कर देते हैं। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले ये जो सेट है ए, इसके ऊपर ही हमें एक रिलेशन बनाना है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक ए ही होगा, और यहाँ पर भी 1 2 3 आएगा। अब देखो फंक्शन है, तो इसका मतलब ए को हमें कनेक्ट करना पड़ेगा, बी को हमें कनेक्ट करना पड़ेगा, और सी को भी हमें कनेक्ट करना पड़ेगा, 1 2 3 को आई मीन, ठीक है। और किसी ना किसी से कनेक्ट करना पड़ेगा, और फंक्शन 1 1 भी हो सकता है, मैनी 1 भी, लेकिन हमें 1 1 फंक्शन ही बनाने, ठीक है ना। तो 1 1 फंक्शन बनने के कितने तरीके हैं? सबसे पहले तो अगर मैं ए की बात करूं, और ए को मैं कितने नंबर से जोड़ सकता हूं? ए को मैं 1 से भी जोड़ सकता हूं, ए को मैं 2 से भी जोड़ सकता हूं, ए को मैं 3 से भी जोड़ सकता हूं, ठीक है ना। ए को 1 से जोड़ दिया, ए को 2 से भी जोड़ सकता हूँ, ए को 3 से भी। किससे जोड़ूँ? मेरे पास 3 ऑप्शंस हैं। अगर मैंने ए को 1 2 या 3 किसी भी एक से जोड़ दिया ना, तो जब मैं बी को जोड़ने के लिए जाऊँगा तो मेरे पास 2 ही ऑप्शन बचेंगे। कैसे? अगर मैंने ए को 1 से जोड़ दिया, मतलब 1 को 1 से मैंने जोड़ दिया, और मैं 2 को अब जोड़ने के लिए निकला हूँ, तो मैं 2 को 1 से नहीं जोड़ सकता, मैनी 1 हो जाएगा फंक्शन। मैनी 1 हमें नहीं करना, इसलिए 2 को या तो मैं 2 से जोड़ूंगा या 3 से। तो मेरे पास 2 ऑप्शन बचेंगे। और जब हम 3 को जोड़ने के लिए जाएंगे तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचेगा। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन आपने पढ़ रखा है, उसका सिंपल नाम क्या होता है उस चैप्टर का? काउंटिंग। कहते नहीं है यार कि कभी कभी हमें बहुत लंबी लंबी काउंटिंग करनी हो तो हम मल्टीप्लाई डिवाइड का यूज़ करते हैं। ऐसे ही जब हमें और ज़्यादा गहरी काउंटिंग करनी होती है तो हम परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस का यूज़ करते हैं। ये काउंटिंग्स हैं और कुछ भी नहीं, तो हम इसमें परम्यूटेशन का यूज़ कर रहे हैं। हाँ, ए के पास 3 रास्ते हैं जाने को, और अगर ए किसी भी एक रास्ते को चुनता है तो ए कह रहा हूँ मैं बार बार, 1 के पास 1 के पास 3 रास्ते हैं। अगर वो किसी भी एक को चुने तो 2 के पास 2 ही बचेंगे, और 3 के पास एक ही। तो 3 × 2 × 1 6 होगा, और 6 हमारे नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस बन सकते हैं फ्रॉम सेट ए टू इटसेल्फ, ठीक है ना। अब अगर किसी को नहीं समझ आया तो दोबारा सुनो, मेरे को पता है कई बच्चों को नहीं आया होगा। जिनको आ गया वो 47 पे जा सकता है। वो सबसे पहले कह रहे हैं 1 1 फंक्शन बनाओ। फंक्शन मतलब 1 2 3 तीनों के तीनों जुड़ने चाहिए। 1 1 का मतलब क्या होगा कि तीनों के तीनों अलग अलग एलिमेंट से जुड़ने चाहिए। तो अगर मैं 1 को 2 3 1 किसी से भी जोड़ूं तो 2 को मैं उससे नहीं जोड़ सकता, और ना ही मैं 3 को जोड़ सकता हूँ। तो 1 को जोड़ने के मेरे पास 3 तरीके होंगे, 2 को जोड़ने के 2 तरीके, और 3 की बारी जब आएगी तब एक ही ऑप्शन बचेगा, उधर ही जाना पड़ेगा। तो 3 × 2 × 1 6 होगा। 11th पढ़ रखी है, होप, ठीक है। 47th क्वेश्चन देखते हैं। लेट A इज इक्वल्स टू 1 2 3 एक सेट है, देन शो दैट द नंबर ऑफ रिलेशंस कंटेनिंग 1 2 and 2 3 विच आर रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक इज 3। पहले कॉपी करता हूँ इसको और आपको फिर बोर्ड पे समझाता हूँ, क्योंकि ये एक थ्योरी क्वेश्चन है तो इसे सॉल्व नहीं किया जा सकता, ठीक है, समझना ही होगा आपको, ठीक है। तो ये रहा 47th आपकी स्क्रीन पे, ठीक है। 1 मिनट, ठीक है। अब ध्यान से देखो, एक सेट है, शो दैट द नंबर ऑफ रिलेशंस कंटेनिंग दिस एंड दिस विच आर रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक इज 3। मतलब
क्या कह रहे हैं कि हमने सबसे पहले ए क्रॉस ए किया, वो ये कह रहे हैं, और फिर एक कार्टेशियन हमारा प्रोडक्ट्स आए, हमारे पास काफ़ी सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट्स आए, पेयर्स कह लो जो भी कह लो, वो आए। तो कौन से आएंगे? वो आएंगे 1 1, 2 2, 3 3, फिर 1 2, 2 1, 1 3, 3 1, और कौन सा आएगा? 2 3, 3 2। आई होप यही सब आएंगे, इसके अलावा कोई नहीं, क्योंकि 3 × 3 9 होते हैं और 9 मैंने बना दिया। ये आएंगे हमारे पास, ठीक है। अब ध्यान से देखो, वो कह रहे हैं कि एक ऐसा आप रिलेशन बनाओ ना। रिलेशन का मतलब क्या होगा कि हमें इन सब का सबसेट, रिलेशन क्या होता था याद है, स्टार्टिंग में ही बताया था इस चैप्टर की, कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है उसका सबसेट, तो इसका हमें सबसेट निकालना है। सबसेट हम बहुत सारे निकाल सकते हैं, कई सबसेट हो सकते हैं। वो कह रहे हैं ऐसा कोई सबसेट बताओ जो रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव हो लेकिन सिमेट्रिक नहीं, ठीक है। लेट से आर वो हमारा रिलेशन है जो हम बनाना चाहते हैं, ठीक है। आर हमारा वो रिलेशन है, तो आर अगर रिफ्लेक्सिव होगा तो इसका मतलब क्या होगा? 1 1, 2 2 और 3 3 तो आर में आएगा ही आएगा। तो मैं लिख देता हूँ इसमें 1 1, 2 2 और 3 3। क्यों डाले मैंने ये तीनों? क्योंकि रिफ्लेक्सिव की ये कंडीशन है। अगर मैं 3 3 को हटा दूँ ना तो ये रिफ्लेक्सिव कभी नहीं हो पाएगा, तीनों के तीनों आने चाहिए, तो रिफ्लेक्सिव हो गया। और हमें इन लोगों ने कहा है कि 2 3 और 1 2 जो है वो भी आप डालो, 1 2 और 2 3 ये भी डाल दिया। अब क्या ये एक सवाल पूछो अपने आप से, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? हाँ है। क्या ये सिमेट्रिक है? नहीं, क्योंकि 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है। क्या ये ट्रांजिटिव है? ट्रांजिटिव का आंसर भी नहीं है। इसका मतलब हमें एक और कोई जोड़ना पड़ेगा। क्यों? देखो 1 2 है, 2 3 है, लेकिन 1 3 नहीं है। तो अगर मैं इसमें 1 3 डाल दूँ तो हमारे पास कौन से एलिमेंट्स बचे? यहाँ पर काटते जाते हैं, ये तीनों गए, 1 3 गया, 1 2 गया और 2 3 गया, ठीक है। ये सब हमने डाल दिए, तब जाके हमें एक रिलेशन मिला जो कि रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक नहीं। तो ये हमारा पहला रिलेशन हो गया, इसे काउंट करके रख लो फर्स्ट। अब अगर मैं इसमें 2 1 डालता हूँ, 2 1, तो क्या होगा? ये रिफ्लेक्सिव रहेगा, ये ट्रांजिटिव भी रहेगा। ध्यान से देखो 1 1, 2 2, ये मैंने इसमें 2 1 डाल दिया, ठीक है। अब इसको बोल देते हैं R1 और इसको बोल देते हैं R2 ताकि दिक्कत ना हो। अब 2 1 डालने के बाद क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? बिल्कुल। क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक ही नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 3 आ रहा है लेकिन 3 2 नहीं आ रहा, तो ये सिमेट्रिक तो नहीं है। क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है? ट्रांजिटिव की अगर हम बात करें, 2 1 है, 1 2 है, नहीं 1 2 है, 2 1 है तो 1 1 भी है, 1 2 है, 2 3 है तो 1 3 भी है, तो ये ट्रांजिटिव भी है। इसका मतलब R2 हमारा दूसरा रिलेशन हो गया जो कि रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं, और हम ये भी डाल चुके हैं। अब हमारे पास 2 एलिमेंट्स बचते हैं, या तो हम डालें 1 3 और 3 1 सॉरी, या फिर 3 2। अगर हम इसमें 3 1 डाल देंगे ना, 3 1, तो भी ये रिलेशन जो है ये रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव होगा, सिमेट्रिक नहीं। क्यों? डाल के दिखाता हूँ। देखो डाल दिया मैंने यहाँ पर। अब देखो जो थे मैंने सेम टू सेम कॉपी कर दिए, बस 3 1 को डाल दिया एक्स्ट्रा। तो अब क्या ये रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक है? और ट्रांजिटिव में से क्या क्या है? ये तो रिफ्लेक्सिव तो है ये। क्या ये ट्रांजिटिव है? तो 2 1 है, चेक करो हर एलिमेंट के लिए। 2 3, 3 1 तो क्या 2 1 है? बिल्कुल। 1 3, 3 1 तो 1 1 भी है, तो ये ट्रांजिटिव भी है, लेकिन ये सिमेट्रिक नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 3 के लिए जो कॉरेस्पॉन्डिंग 3 2 होगा वो इसमें नहीं है। अब एक बात किसी के बच्चे के मन में आ रही हो, ये तीसरा रिलेशन हो गया जो कि रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं। अब यहाँ पर देखो ये भी हम डाल चुके हैं, सिर्फ हमारे पास ये वाला एलिमेंट बचता है। अगर हमने इसको डाल दिया तो ये सिमेट्रिक भी हो जाएगा, तो हम इसको नहीं डाल सकते, ठीक है। अब यहाँ पर एक बच्चे का डाउट आ रहा है, मेरे को सुनाई दे रहा है कि आपने 3 1 डाला, आप 3 2 डालो, 3 1 मत डालो। तो अगर आप 3 2 भी डालोगे ना तो क्या होगा पता है? अगर आप 3 2 डालते हो तो यहाँ कुछ ऐसे हो जाएगा। एक सेकेंड, 3 2 डालोगे आप कुछ ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल। अब देखो 3 2 डालने के बाद भी हमने 3 1 को हटा दिया, तो भी हमारे पास ये तीसरा रिलेशन ही आया जो कि सिमेट्रिक
नहीं है लेकिन ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव है। हम 3-1 फिर से नहीं डाल सकते क्योंकि 1-3 के कॉरस्पॉन्डिंग अगर वो हो गया तो वो सिमेट्रिक भी हो जाएगा, इसलिए हम 3-1 नहीं डाल सकते तब भी। मतलब अगर आप ये डालो या वो डालो, कुछ भी आप डालो, आपके टोटल नंबर ऑफ़ जो रिलेशंस होंगे वो 3 ही होंगे, ठीक है ना। आई होप बात क्लियर हो गई होगी। 3 है, यही हमने प्रूव कर दिया। 48th देखते हैं हम। 47 की तरह ही है, हमें एक सेट दिया है और कहा है कि बताओ इक्विवेलेंस रिलेशन कितने होंगे इस सेट पे जिसमें 1-2 और 2-1 भी हो। वो 2 होंगे, ये प्रूव करो। तो कॉपी करता हूँ मैं पहले इसको। तो ये रहा 48th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। इसमें क्या कह रहे हैं आप देखते हैं ध्यान से। शो करना है नंबर ऑफ़ इक्विवेलेंस रिलेशन इन द सेट दिस कंटेनिंग दिस एंड दिस इज़ 2। तो वो क्या कह रहे हैं कि इस सेट पे हम रिलेशंस बना रहे हैं और इक्विवेलेंस रिलेशंस जितने बन सकते हैं ना वो 2 ही होंगे अगर ये दोनों एलिमेंट्स उसके अंदर हों तो। मतलब ऐसे 2 ही रिलेशंस बन सकते हैं जो इक्विवेलेंस हो और जिनके अंदर ये दोनों एलिमेंट्स भी हों, ठीक है। ये चीज़ हमें शो करके दिखानी है। तो सबसे पहले तो अगर मैं इस सेट से इसी सेट के ऊपर रिलेशन बनाऊंगा, पहले तो मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालूंगा। तो उसके एलिमेंट्स क्या होंगे, वो होंगे हमारे 1-1, 1-2, 1-3, 2-1, 2-2, 2-3 और 3-1, 3-2, 3-3। ये 9 एलिमेंट्स आएंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट में। अब इनसे कुछ ना कुछ सिलेक्ट करके मुझे रिलेशंस मिलते हैं, ये बात आपको पता है। तो एक इक्विवेलेंस रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं। लेट्स से R1 हमारा रिलेशन है। तो इसके अंदर हमें सबसे पहले तो पता है कि इक्विवेलेंस है तो 1-1, 2-2 और 3-3 तो होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि अगर इक्विवेलेंस है तो रिफ्लेक्सिव है और रिफ्लेक्सिव की कंडीशन ही ये है। इसके बाद उन्होंने कहा कि 1-2 और 2-1 भी डाल दो, तो 1-2 और 2-1 भी मैंने डाल दिया। अब क्या ये जो रिलेशन बना है, इसको मैं बंद कर देता हूँ, क्या ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों है? सबसे पहले तो रिफ्लेक्सिव तो ये है, सिमेट्रिक भी ये है क्योंकि 1-2 और 2-1 है इसमें। क्या ये ट्रांजिटिव है? तो इसका आंसर है हाँ, ट्रांजिटिव भी है। तो ये हमारा पहला रिलेशन हो गया। अब दूसरा देखते हैं, और मैं उनको कट कर रहा हूँ जो डाल चुके हैं हम। तो ये 3 जा चुके हैं, 1-2 और 2-1 भी जा चुके हैं। और सो सॉरी, ये नहीं गया था, ये नहीं गया हमारा, ये गया, ठीक है ना। ये 5 एलिमेंट जा चुके हैं तो 5 को मैंने काट दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि ये तो लिख ही रहा हूँ नीचे, ये 5 तो मैं लिख ही दिए मैंने, लेकिन अब इन 4 में से जो बचे हुए हैं इधर, उनमें से कौन से डाले जाएँ। तो अगर मैं 1-3 डालता हूँ तो मेरे को 3-1 भी डालना पड़ेगा क्योंकि रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक भी बनाना है। तो डाल के देखते हैं एक बार 1-3 को। मैंने 1-3 डाला तो मुझे 3-1 भी डालना पड़ेगा, ठीक है। और अब अगर मैं देखूं क्या ये रिफ्लेक्सिव है, हाँ। क्या ये सिमेट्रिक है, तो इसका आंसर भी हाँ है। लेकिन क्या ये ट्रांजिटिव है, तो अगर यहाँ पर हम देखें इन दोनों एलिमेंट्स में, तो ये 2-1 है इसमें और 1-3 है, तो 2-3 होना चाहिए। तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो ये दोनों एलिमेंट्स तो हम नहीं डाल सकते, इनको हटा देते हैं। अब डाल के देखते हैं हम 3-2 को डालते हैं। तो अगर मैं 3-2 डालूंगा तो सिमेट्रिक के लिए मेरे को 2-3 भी डालना पड़ेगा, उसके बिना नहीं होगा। अब क्या ये ट्रांजिटिव है, तो हम देख रहे हैं इसमें अगर 3-2 है और 2-1 है, अगर ये AB है और ये BC है, तो AC क्या होगा 3-1, जो कि इसमें नहीं है। तो इसका मतलब आप समझ रहे हो कि हम ये दोनों एलिमेंट्स भी नहीं डाल सकते, क्योंकि हम डालेंगे तो ट्रांजिटिविटी उसकी ख़त्म हो रही है। तो अब हमें शो क्या करना था कि 2 इक्विवेलेंस होंगे, लेकिन ये तो हमने एक ही निकाला है। तो दूसरा इक्विवेलेंस कौन सा होगा? दूसरा इक्विवेलेंस होगा जब हम इन चारों को डाल देंगे, इन दोनों को और इन दोनों को डाल के देखते हैं। तो ये चारों मैंने डाल दिए, ठीक है। अब इन चारों को डालने के बाद क्या हुआ कि मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी। और अगर मुझे दिखे ना दिखे, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है ना, जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स होते हैं, उन सारों को अगर आप एक रिलेशन में डाल दो तो वो रिलेशन जो है वो इक्विवेलेंट ज़रूर होगा। तो मैंने ऐसा ही किया है इसमें। तो हमें 2 शो करने थे, हमने 2 शो कर दिए। और आप नीचे लिख सकते हो इनके अलावा कोई भी नहीं है जो एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो और जो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट से निकले, ऐसा कोई नहीं है।
इंग्लिश में अगर लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो कि देयर इज़ नो सच इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट दिस विच हैज़ दीज टू एलिमेंट्स एंड इज़ इक्विवेलेंस। ये तो बोल ही दिया हमने, ठीक है, तो इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 49th क्वेश्चन मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि वो फिर से एक बाइनरी ऑपरेशन वाला है और मैं बता ही चुका हूँ उसका, मैं अगले वीडियो में ले लूँगा। 50th क्वेश्चन देख रहे हैं, तो क्या कह रहा है देखते हैं। कंसिडर द आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन वो होते हैं जिनके अंदर जो इनपुट डालो वो सेम ही आउटपुट रिटर्न कर देंगे। अगर आप 1 डालोगे तो 1 ही आ जाएगा, √2 डालोगे तो √2 ही आ जाएगा, ठीक है। तो वो कह रहे हैं एक आइडेंटिटी फंक्शन है फ्रॉम नेचुरल नंबर्स टू नेचुरल नंबर्स, मतलब नेचुरल नंबर्स वो ले रहा है और नेचुरल नंबर्स ही रिटर्न कर रहा है। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स एक्सेप्ट 0, ठीक है। अब देखते हैं आगे। शो दैट ऑल्दो आई ऑफ n इज़ ऑन टू बट दिस डिफाइंड एज दिस इज़ नॉट ऑन टू। क्या कह रहे हैं कि हमें शो दैट ऑल्दो दिस इज़ ऑन टू, आपको ये चीज़ तो पता है कि ये चीज़ ऑन टू होगी, आप ऑन टू क्यों नहीं होगी? जो हमारा कोडोमेन है उसके अंदर क्या कोई भी एलिमेंट है जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है? अगर आप कोडोमेन में से 100 उठा लो, आप पीछे जाओगे आपको 100 डोमेन में भी मिल जाएगा। कोडोमेन में से 99 उठा लो तब भी मिल जाएगा। कोई भी नंबर आप उठा लो आपको मिल ही जाएगा। कॉमन सेंस की बात है ये, इसमें आपको कुछ नहीं लिखना। शो दैट ऑल्दो दिस इज़ ऑन टू, ये हमें पता ही ऑन टू है, आप सीधा लिख सकते हो देयर इज़ नो एलिमेंट इन द कोडोमेन विच डज़ नॉट हैव एनी प्री इमेज, ठीक है। ऐसे लिख दो, आपका काम हो जाएगा। नहीं तो शो वो करके दिखाना तो दिखा दो, आपको सिखा ही चुका हूँ मैं। अब वो ये कह रहे हैं कि शो करो कि ये जो फंक्शन है हमारा आई ऑफ n प्लस आई ऑफ n, ये एक फंक्शन है जो कि नेचुरल नंबर्स टू नेचुरल नंबर्स ही है, लेकिन इसकी वो क्या है डेफिनेशन इसकी यहाँ पर गिवन है आई ऑफ n ऑफ x प्लस आई ऑफ n ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x। मतलब इसमें 1 डालो तो ये 2 रिटर्न करेगा, 2 डालो तो 4, डबल रिटर्न कर रहा है। ये ऑन टू नहीं होगा, ये शो करना है। तो आप खुद ही लिख सकते हो कि 3 जो भी इवन जो हमारे ऑड नंबर्स हैं 3, 6, 9, 1, इनकी कोई प्री इमेज बनेगी ही नहीं। अगर मैं 3 को लूँ इसकी प्री इमेज क्या होगी 1.5 हो सकती है ये, लेकिन नेचुरल नंबर होता ही नहीं 1.5, तो डोमेन में ही नहीं होगा, तो हो ही नहीं सकता। तो जो कोड डोमेन में 3, 5, 1, 7 ऐसे नंबर्स बैठे होंगे ना, ये ऑड वाले, ये खाली बैठे होंगे, ठीक है ना, इनका कोई रिलेशन नहीं होगा किसी के साथ, तो ये ऑन टू नहीं है। बस ये बात इन्हें लिख दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। इनने एग्जाम्पल भी दे दिया 3 का। अब तुम बोलोगे तूने पढ़ा था, नहीं पढ़ा भाई मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 क्वेश्चन क्या कह रहा है? कंसिडर अ फंक्शन f फ्रॉम दिस टू r, मतलब एक सेट है 0 to π/2। π/2 आपको दिख गया, मतलब ट्रिग्नोमेट्री में ये जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस सेट से r तक एक फंक्शन है जिसकी डेफिनेशन है f of x इज इक्वल्स टू साइन x, ठीक है। और एक और फंक्शन है जिसकी डेफिनेशन है g of x इज इक्वल्स टू कॉस x। डोमेन और कोडोमेन उसकी भी वही है। शो दैट f एंड g आर 1, 1 बट f प्लस g इज़ नॉट 1, 1। कॉपी करता हूँ और फिर समझाता हूँ। 51 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कॉपी कर चुका हूँ मैं। अब देखो, कंसिडर अ फंक्शन f, ये मैं बता चुका हूँ, मतलब सिंपल लिख रहा हूँ मैं। f एक फंक्शन है f ऑफ x जो कि है साइन x, और एक और फंक्शन है हमारे पास g ऑफ x जो कि है cos x। ये बात आपको पता है। शो करो कि f और g 1, 1 है। यहाँ तक पहले पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, आगे मत जाओ, सबसे पहले यहीं तक शो कर रहे हैं। शो करो f और g 1, 1 है। तो आपको पता है कि अगर साइन की मैं कोई भी वैल्यू 0 to π/2, π/2 क्या होता है 11th में ही पढ़ चुके हो आप, 90 डिग्री। 0 से लेके 90 डिग्री में कोई भी वैल्यू मैं साइन के अंदर डाल दूँ, कोई भी डिग्री में डाल दूँ, मुझे जो आउटपुट मिलेगा ना वो अलग ही होगा, यूनिक आउटपुट ही मिलने वाला है। कैसे, अभी दिखाता हूँ। आप खुद ही सोचो, 30 पे साइन की वैल्यू अलग होती है, 60 पे अलग होती है, 61 पे अलग होती है, कोई भी एंगल आप ले लो अलग ही होती है। साइन का ग्राफ तो आपको पता ही होगा, 11th में आपने पढ़ा होगा, कुछ ऐसा जाता है। तो हमें सिर्फ π/2 तक देखना है, इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक तो सारी यूनिक वैल्यूज़ हैं। कहीं पर भी ग्राफ ऐसे ऐसे थोड़ी कर रहा है, वैल्यू सेम दे ही नहीं रहा कहीं पर। वैल्यू सेम कैसे चेक करते हैं कि वैल्यू सेम आ रही है कि नहीं? एक आपको हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी होती है अपनी, मतलब इमेजिनरी, और अगर वो हॉरिजॉन्टल लाइन आप ऊपर नीचे करते हो,
और वो उसको यूनिक ही मतलब पॉइंट्स पे टच करता है ये वाला हमारा पार्ट। हम सिर्फ इतने पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं, सिर्फ इतने वाले को। अगर ये यूनिक होता है तो फिर हो जाता है, मतलब फंक्शन भी यूनिक ही होता है, मतलब 1 1 होता है, समझ गए ना। तो ये 1 1 ही है, ठीक है। अगर इसको फिर भी शो करके दिखाना है तो कर लेते हैं शो। लेट f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू f ऑफ x2। इसका मतलब क्या होगा, साइन x1 इज इक्वल्स टू साइन x2 होगा। अब देखो, अब हम ज़्यादा बिल्कुल भी डिटेल में नहीं जाएंगे, सीधा लिखेंगे यहाँ पर x1 इज इक्वल्स टू x2। ऐसा क्यों लिख रहा हूँ बता रहा हूँ। अगर आपने सेकंड चैप्टर पढ़ा होता, ये फर्स्ट चैप्टर है आपका, अगर आपने सेकंड चैप्टर पढ़ा होता तो मैं साइन इन्वर्स ले लेता दोनों साइड पे और फिर कुछ करते हम। लेकिन आपने नहीं पढ़ा और एनसीईआरटी वाले भी उससे पहले ही आपसे पूछ रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट लिखो ये, और ब्रैकेट में आप यहाँ पर लिख दो सिंस देयर इज़ नो वैल्यू, नो टू वैल्यूज़ for which sin x returns the same output। ये बात आप लिख सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि कोई भी ऐसी दो इनपुट्स नहीं है जिनके लिए हमें सेम आउटपुट मिले साइन के फंक्शन में फ्रॉम 0 to π/2। ये बात ज़रूर लिखना, फ्रॉम 0 to π/2, ठीक है। अगर आपने इतना लिख दिया हो गया आपका। सिमिलरली आप कॉस को भी दिखा सकते हो, बिल्कुल सेम तरीका है, तो मैं दिखा नहीं रहा। अब ये दिखाना है कि जो f प्लस जी है वो 1 1 नहीं होगा। तो सबसे पहले तो fx प्लस जी एक्स फंक्शन होगा कौन सा, वो होगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। और इसकी डोमेन क्या है, ये इसकी डोमेन है, ठीक है। यहाँ पर ब्रैकेट्स लगाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स, क्योंकि हम 0 और π/2 को भी इंक्लूड कर रहे हैं। अब बस आपको ये शो करना है कि ये जो है ये 1 1 नहीं है, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं हम, कुछ भी नहीं। इतना होने के बाद बस आपको एक एग्जांपल देना है जिसमें ये चीज़ प्रूव हो रही है कि ये 1 1 नहीं होगा। तो उसका एक सिंपल सा एग्जांपल क्या है, 90 डिग्री। 90 डिग्री पे और 0 डिग्री पे, इन दोनों पे जो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की वैल्यू होगी ना वो सेम होगी। क्यों, आप 90 डिग्री डालो, साइन 90 क्या होता है 1, कॉस 90 क्या होता है 0। ये चीज़ हमारी 0 हो जाएगी अगर हम 90 डिग्री डालेंगे। तो अगर हम 0 डिग्री डालते हैं तो साइन एक्स होगा 0 और कॉस एक्स होगा 1। इन दोनों का आंसर 1 ही आएगा। इसका मतलब आप समझ रहे हो, जो ग्राफ होगा उसमें 0 और 90 पे, मतलब मैपिंग जो हम करेंगे दोनों पे एक सेम हमें आउटपुट मिलेगा जो कि है 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 1 1 नहीं है, मैनी 1 है, ठीक है। तो आप ये ग्राफ भी बना कर दिखा सकते हो, जैसा आपको मन करे। ये सारी आपको चीज़ बताई गई हैं ताकि आप इनका यूज़ करो। क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं है, ये मिसलीनियस कर रहे हैं हम, लेकिन देखो कितना आसान क्वेश्चन है। लगता ही नहीं मिसलीनियस ख़त्म भी हो गई। अब मिसलीनियस एक्सरसाइज पे आते हैं, लेकिन हम ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई तो मैं नेक्स्ट में ही लूँगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं सोच रहा हूँ मिसलीनियस कराने से पहले मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करा दूँ और बीच में टाइम मिले तो मिसलीनियस भी करा दूँ, क्योंकि मिसलीनियस कम बच्चे देखेंगे लेकिन वो ज़्यादा बच्चे देखेंगे। तो आप मुझे बताओ, अगर आपको चाहिए तो मैं डाल ही दूँगा वैसे मैं। और प्लेलिस्ट में अगर आप देख रहे हो तो डल भी गई होगी अब तक। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo, you gotta take